एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 70 दिन बाकी है, तो मुझे कौन से सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? इसमें इशू एक आता है, बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी नर्वसनेस है वो आपको बेटर परफॉर्म कराती है एग्जाम में। टेस्ट सीरीज इज अ मीडियम फॉर रिवीजन फॉर देम। लास्ट 70 डेज है सर, क्या पढ़े क्या छोड़े। उनकी प्रिपरेशन कोई एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं हुआ तो मेरा अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। The physical part of it, the rivers, the landforms, features, landscapes, everything has been asked by UPSC. एक ज़माना था जहाँ पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फोकस कर सकते थे और मैथ्स को पूरी तरह इग्नोर कर सकते थे। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है इस सेशन में। आज हम सभी आपके साथ जुड़ रहे हैं टू टॉक अबाउट प्रीलिम्स 2025। सिर्फ 70 दिन बाकी हैं, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न होंगे, स्ट्रेस होगा। तो आज इस सेशन में ऐसे कुछ प्रश्नों पे जवाब करेंगे हम सभी, जो कि आपको जो क्लैरिटी की ज़रूरत है इस वक्त, वो हम प्रोवाइड कर पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी से, क्योंकि जब भी हम प्रीलिम्स का पेपर खोलते हैं, देखते हैं कोई भी सेट हो, ढूंढते हैं क्या? पॉलिटी वाले क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रिपरेशन है शुरुआत तो पॉलिटी से ही करता है। तो आते हैं सबसे पहले पॉलिटी पे बात करते हैं। तो मयंक सर, पॉलिटी की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर देखा जाए क्या हैं जिसको पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए? वैसे तो मैम पूरा सब्जेक्ट अगर अपन देखें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखें, ट्रेंड को उठाकर देखें, तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रीएम्बल, ये जो फिलोसॉफिकल पार्ट है पॉलिटी का, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ पार्लियामेंट, इंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर का स्टेट के साथ रिलेशन, फेडरलिज्म के इश्यूज जो हैं, रोल ऑफ गवर्नर पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इमरजेंसी पे और अमेंडमेंट्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें इशू एक आता है, बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अरे ये पढ़ना है, इसकी लिस्ट बनानी है। तो हमेशा बच्चों को जो दिमाग में रखना चाहिए एक चीज़, वो ये है कि किसी भी एक सब्जेक्ट का कोर होता है। जब तक आपको वो कोर अच्छे से आप नहीं पढ़ेंगे तो जो पेरिफेरियल टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कंसिडरिंग। तो ये जो कोर टॉपिक्स आपने बताया, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, फेडरलिज्म हो गया, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 70 दिन बाकी है, तो मुझे कौन से सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? पहली चीज़, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो जो सोर्सेज आपने पढ़े हैं आप उनको पढ़िए, नए सोर्सेज पे मत जाइए। अगर आप अभी चालू ही कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड के अब एनसीईआरटी आप पढ़ें और उसके बाद उतना टाइम मैं सीरियसली आपको बोलना चाहूँगा, आप सीधा लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लीजिए, दैट विल बी बेटर। और अगर मैंने लक्ष्मीकांत पहले पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटीज़ मेरी कवर्ड है, क्या ये वक्त है लक्ष्मीकांत को फिर से रिवाइज करने का? ऑफ कोर्स, रिवीजन तो आखिरी मिनट तक चलेगा, रिवीजन आखिरी मिनट तक चलेगा। आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, आप टेस्ट सीरीज़ को देकर गलतियाँ निकालिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसको वापस जाके रिवाइज करिए उस सोर्स से जहाँ से आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वो आंसर आपको वहाँ नहीं मिलता तो इंटरनेट पे ढूंढिए। इंटरनेट पे इतना इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, थोड़ा सा सवाल जवाब भी ढूंढ लीजिए उस पर। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आता है कि पॉलिटी क्या जो क्वेश्चंस आते हैं हमेशा क्या स्टैटिक रहते हैं या कोई ना कोई करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड भी रहता है? करंट अफेयर के साथ रिलेटेड रहता है मैम। देखिए, जैसे 2024 का एक क्वेश्चन था डिलिमिटेशन कमीशन पे। अब बैठने वाला है डिलिमिटेशन कमीशन, 2026 तक का फ्रीजिंग पॉइंट था। अब वो तो देखिए यूपीएससी फटाक से क्वेश्चन पूछ लिया 2024 में उससे रिलेटेड। तो कुछ ना कुछ अब प्रेसिडेंट रूल के इशू चलते रहते हैं तो यूपीएससी उस पर पूछ लेता है। फंडामेंटल राइट से काफ़ी क्वेश्चन आते थे, 2024 में ज़्यादा क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट के भी नहीं देखे गए। बहुत डाइवर्स टॉपिक कर दिए हैं यूपीएससी ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पूछा है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड देयर लीडर्स, कमिटी, एथिक्स कमिटी। पार्लियामेंट का बहुत बड़ा इशू बीच में चल रहा था कि एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती है पार्लियामेंट पे बहुत क्वेश्चंस हैं। तो जो टॉपिक न्यूज़ में हैं क्वेश्चंस, उसके आजू बाजू आपको मिलेंगे। तो यहाँ से मैं लेके आती हूँ कि ऐसा सब्जेक्ट जिस पे करंट अफेयर्स का इतना तो नहीं रोल आता है, वो है हिस्ट्री। तो अमन सर, हिस्ट्री की बात करें तो अगेन एक स्टूडेंट्स का मानना है कि भाई प्रिडिक्टेबल टॉपिक है। क्या आपको लगता है कि प्रीलिम्स में वो प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स हैं या कोई प्रोबेबल टॉपिक्स हैं? मैम, जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है, व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट ईयर्स इज दैट कि हिस्ट्री में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है, वेदर वी टॉक अबाउट एंशिएंट, मीडिएवल और द मॉडर्न पार्ट और इवन आर्ट एंड कल्चर,
ओके, जो कि उसी का एक सबसेट है. सम पीपल कंसिडर इट एज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम हिस्ट्री, बट इट्स अ सबसेट ऑफ दैट ओनली. तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं. एक तो वो हैं जो कि स्टैटिक हैं, मूवमेंट्स के ऊपर आते हैं जब मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, या एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे आते हैं जब से हम मॉडर्न इंडिया की बात करने लग गए हैं. लेकिन इसके अलावा कुछ शॉक वैल्यू क्वेश्चंस हैं. ओके, वो शॉक वैल्यू क्वेश्चन जो हैं वो ट्रेंड से बाहर ही रहते हैं हमेशा. एंड हाउ शुड वन अप्रोच टुवर्ड्स देम? टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. ज़्यादातर जो नई एनसीईआरटीज़ हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यूपीएससी भी नई एनसीईआरटी से बढ़ चुका है. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे तो उसके कुछ पार्ट जो हैं वो हमें न्यू एनसीईआरटीज़ में देखने को मिलते हैं, जो कि पहले पुरानी एनसीईआरटी की तरफ लोग ज़्यादा स्टिक करते थे. लेकिन अब नई एनसीईआरटी की रेलेवेंस आने के बाद व्हाट दे नीड टू स्विच देयर होल स्ट्रैटेजी अराउंड द न्यू एनसीईआरटीज़. और वो कंसाइज भी हैं, जल्दी ख़त्म भी हो सकती हैं, और वो अगर अभी भी टेकअप करते हैं तो उसके थ्रू अपनी तैयारी को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, फोकस्ड कर सकते हैं. साथ ही साथ बहुत ही डाइवर्स एरियाज के क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे हम देख ही रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया केस में संगम लिटरेचर या संगम एज के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. वहाँ बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि खासकर नॉर्थ इंडियंस को इट्स रियली वेरी हार्ड टू इवन प्रोनाउंस इट. तो याद करना तो बहुत दूर की बात है, प्रोनाउंस करना तक डिफिकल्ट है. ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दे नीड टू मेक नोट्स आउट ऑफ देम. जितने भी ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, और ये हर बार आ जाते हैं, सम पर्टिकुलर टर्म, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर in the context of ancient India, what does this term stands for. These kind of questions come a lot of time. और सेम थिंग अप्लाइज इन आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो. वहाँ पर भी संगम लिटरेचर से अगर किसी ऑथर का नाम पूछ लिया, किसी बुक्स का नाम पूछ लिया, तो जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट है, दे नीड टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अराउंड इट. और वो कहाँ से बनेंगे? बिकॉज इट्स रियली वेरी हार्ड फॉर एनीवन टू गो थ्रू द होल सिलेबस एट दिस जंक्चर. Correct. So what they can do is that they can attempt multiple questions. Okay, because our institute also had Anubhuti, okay, on the Sunday, and before that another Anubhuti was second one. और उसके अलावा we have various courses, prelims test series courses. One is going to start on 16th. Okay, it's going to be a comprehensive course. So through these courses, what they can do is they can make their notes out of it also, out of the explanation part. बिकॉज ये सब सिचुएशनल विजडम पे डिपेंड करता है. कई बार वैसे मैं एलिमिनेशन टेक्निक के फेवर में नहीं रहता हूँ. आई एम मोर इनटू हाउ टू कॉम्प्रीहेंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट. बट देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें स्टेटमेंट रहता ही नहीं है, केवल 4 ही ऑप्शंस हैं, एक आंसर देना है. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो अप्लाई कर पाएगा इंसान. और प्रेजेंस ऑफ माइंड तब आ पाएगा जब इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस वो ऑलरेडी इन लास्ट 2-3 months ही हैड कम अक्रॉस और शी हैड कम अक्रॉस दीज काइंड ऑफ थिंग्स. So this should be the approach for coming ahead. और उसके अलावा we are also making very concise notes of Aadhaar, which is going to our prelims booklet, जहाँ पे concisely इस तरह के जो शॉक टर्म्स हैं. देखिए स्टैटिक पार्ट का तो क्या है कि मॉडर्न इंडिया तो सब पढ़ते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स हो गए, गांधीयन मूवमेंट्स हो गए, सब पढ़ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है. वो याद भी रहता है, उससे क्वेश्चंस ज़्यादातर गलत नहीं होते हैं. वो गलत तब होते हैं जब स्टूडेंट शॉक वैल्यू क्वेश्चन से डर जाता है, तब उन क्वेश्चंस को भी गलत कर देता है. तो इन चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए उनको तो जो सही है, जिसके बारे में वो कॉन्फिडेंट है, उसको तो स्टेबल रखना ही है, जो कि क्वेश्चंस ही इंश्योर करेंगे. और साथ ही साथ शॉक वैल्यू क्वेश्चंस को लेकर दे हैव टू मेक नोट्स इन द कमिंग अप 2 months. ना यहाँ पे लेट्स से आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, मुझे एक छोड़ना है, कौन सा मैं छोड़ूं? मैम छोड़ने का जहाँ तक है, मॉडर्न इंडिया से जैसे कि हम देखेंगे इन द लास्ट 2024 4 क्वेश्चन आए. बट दैट डजंट मीन कि उसके पहले ऐसे नहीं आए, 14 क्वेश्चन भी आए हैं. इसलिए आई विल नेवर सजेस्ट एनीवन टू लीव एनी पार्ट ऑफ इट. ओके, जस्ट गो थ्रू, बिकॉज दिस इज नॉट एन एग्जाम, दिस इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन. ओके, दे कैन आस्क फ्रॉम एनीथिंग अंडर द स्काई, दे ऑलवेज आस्क एनीथिंग अंडर द स्काई. इस साल का पेपर 2024 का पेपर थोड़ा सा स्टैटिक ट्रेंड पे आ गया था, बट बिफोर दैट जो 3 साल के पेपर आए हमारे, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक थे. उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जिनकी थी और कट ऑफ भी नीचे गया, वी ऑल नो दैट. इस कारण से वन नीड्स टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव coverage of all the subjects in the last 70 days of almost 70 days are left now. Last 70 days towards the preparation. हर चीज़ को आप a bit try to touch it, and जिस चीज़ के बारे में confidence कम लग रहा है स्टूडेंट्स को, उस पर short notes बना ले. और उसके बाद they should at least feel confident, which confidence will come from giving test series, multiple test series,
which of course will be planned accordingly. बेसिकली एक थाली की टाइप खाना है हमें, हर चीज को थोड़ा सा चावल के साथ मिला के खाना ही पड़ेगा, टेस्ट तो करना ही है. तो one more thing, same goes for fundamental rights, what I was speaking, कि 2024 में क्वेश्चन आए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है 25 में भी नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे नहीं आए. तो आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है. नहीं तो आते हैं अभी टेस्ट सीरीज, आप दोनों ने बार बार कहा, तो टेस्ट सीरीज के इम्पोर्टेंस पे अमन सर, एक बहुत कॉमन नरेटिव रहता है कि टेस्ट सीरीज पे कैसे मैं ट्रस्ट बनाऊं, ऐसे क्वेश्चंस के आएंगे ही, एंड ये सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है उन स्टूडेंट्स का आता है जो कम स्कोर करते हैं, राइट? द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट सीरीज. सो हाउ डज वन स्टूडेंट चूज दिस? See ma'am, the thing is about test series that students should be honest enough towards themselves कि एक टेस्ट सीरीज क्या उनको अपीज कर रही है, क्या उनको लास्ट मिनट फॉल्स कॉन्फिडेंस देने की तरफ बढ़ रही है, या फिर उनको एक रियलिटी चेक दे रही है. आई अंडरस्टैंड कि एक फेयर एनफ बैलेंस होना चाहिए उसके बीच में. ओके, वन शुड वाइल गोइंग टू गिव द एग्जाम शुड बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो एंड अ बिट नर्वस ऑल्सो. इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर देम ओनली. ठीक है ना? some of us who have performed on theater also we know that कि कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी नर्वसनेस है वो आपको बेटर परफॉर्म कराती है एग्जाम में. और वो नर्वसनेस जो है वो कहीं ना कहीं जब आप रियल टाइम में पेपर देते हैं और क्वेश्चंस इस तरीके के हैं जो थोड़े से ऐसे लगे कि अरे यार ये तो मैंने कहीं देखा नहीं है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो यही वो टाइम है ऐसे फियर को एड्रेस करने का. ये टाइम एग्जाम में नहीं होना चाहिए, ये अभी होना चाहिए. ठीक है? ताकि वो लोग प्रिपेयर कर पाए मेंटली भी to give the exam in the real time when it actually happens. So that's how they should approach it. Quality of paper जहाँ तक questions का सवाल है, it's very easy for the student judge कि question का level कैसा है, कितने depth में गए हैं वो लोग. ये जानना किसी के लिए भी कोई इतनी ज़्यादा difficult बात नहीं है who has been preparing for last 1 year. It's very simple for them. They get to know if very static questions are coming, very basic questions are coming. They know this is not how UPSC is going to ask it. UPSC always takes nuance take. एक सिंपल कंसेप्ट में भी यूपीएससी एक नुआंस टेक लेके बढ़ता है और उस तरीके से क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करता है जिसमें कि आप पढ़े पढ़ाए कंसेप्ट पे कंफ्यूज हो जाए. करेक्ट, वर्डिंग्स पे खेलता है. बिल्कुल वर्डिंग्स पे खेलता है. तो वो चीज का ध्यान रखते हुए प्रिपरेशन करना चाहिए और उन्हीं टेस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए जहां पर कि इन नुआंसेस को ध्यान रख दिया गया है. तो उत्कर्ष सर, आप अभी सेशन से पहले हम बात कर रहे थे, एक स्टूडेंट को इस वक्त कितने टेस्ट सीरीज या टेस्ट देने चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि एक तरफ रिवीजन बैलेंस हो जाए और एक तरफ हम टेस्ट सीरीज को एनालाइज भी कर पाएं? मैम, IIM लखनऊ में एक चीज़ सीखी है, कभी भी आपके सामने जब ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसमें आंसर होता है इट डिपेंड्स. ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? अब 3-4 कैटेगरीज हम बना देते हैं. डिपेंड करता है कि आप लोगों ने रिवीजन कितनी कंसोलिडेटेड कर रखी है और कितना टाइम आपके पास है टेस्ट लगाने का. आइडियली जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट है जिसने पहली बार प्रिपेयर किया है, पहली बार सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके लिए सर्टेन नंबर ऑफ सेक्शनल्स, फॉर एग्जांपल हर सब्जेक्ट के 2 सेक्शंस या 3 सेक्शनल्स एंड 8 फुल लेंथ टेस्ट. तो जो मार्केट में 30 टेस्ट सीरीज का एक ग्रुप चल रहा होता है, आप वो दे सकते हैं. बट ये आप तब दे पाते हैं जब आपने टेस्ट लगाना शुरू कर दिया हो जनवरी ऑनवर्ड से इटसेल्फ. बट अगर आपने वो डेडलाइन मिस कर दिया है, अब आप मार्च में या अप्रैल में डिसाइड कर रहे हैं मैं टेस्ट देना चाह रहा हूँ, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट पे ज़्यादा थोड़ा सा इंक्लिनेशन देना पड़ेगा और सेक्शनल्स में आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा अटेम्प्ट करने के लिए जिस सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं. अगर आप उस सब्जेक्ट में आपको लगता है कंफर्टेबल हैं तो मैं कहूँगा फुल लेंथ से हो जाएगी प्रैक्टिस. बट अगर आपको लगता है उस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ तो उसके सेक्शनल्स भी लगा दिए जाएँ. एक तो ये अप्रोच होती है. फिर एक अप्रोच आती है वेटरन्स की अप्रोच. तो वेटरन्स की अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट स्पेसिफिकली जो इंटरव्यू के बाद दे रहे होते हैं प्रीलिम्स, तो वो लोग दोबारा अपनी बेसिक बुक्स नहीं रिवाइज कर पाते हैं. तो टेस्ट सीरीज इज़ अ मीडियम फॉर रिवीजन फॉर देम. तो वो टेस्ट सीरीज पहले तो लगा लेते हैं, देखते हैं कितने सही कितने गलत. बट जो उसका एनालिसिस होता है वो सेम डे करते हैं. और वो क्या करते हैं एनालिसिस में, पूरा एक तो पूरा उसका सॉल्यूशन ढंग से पढ़ लेंगे. उसके अलावा जो 4 ऑप्शंस जो गिवन हैं उसके बारे में भी गूगल कर लेंगे या वो पर्टिकुलर टॉपिक देख लेंगे. उससे क्या होता है, कंप्रिहेंसिवली बिट्स एंड पीसेस अप्रोच के थ्रू आपका सिलेबस कवर हो जाता है. और टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एज अमन सर जस्ट मेंशन कि जो बार बार यूपीएससी न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा. तो दिस वे यू शुड गो फॉर आइडियली 30 टेस्ट
और मिनिमम में 7-8 फुल लेंथ टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट अगर आप लगा लीजिए। बट अगर आपकी कुछ लोगों की अप्रोच होती है डिसिप्लिन टेस्ट, जैसे हम जो लाते हैं श्रीराम्स में, हम क्या करते हैं उसमें डेली बेसिस पे सर्टेन क्वेश्चंस 40 to 50 क्वेश्चंस करवा देते हैं। तो वो भी एक अप्रोच है टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने की। तो इतने सारे अप्रोचेस हैं, बट एक चीज़ हमेशा रहता है स्टूडेंट्स का कि भाई क्या हम जो फ्री में सर्कुलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की जाए, या मतलब यू सजेस्ट दैट कि एक प्रॉपर तरीके से एक अप्रोच रखा जाए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो फ्री ओपन टेस्ट होते हैं, जैसे अभी हमने मेंशन किया हमारा अनुभूति टेस्ट कंडक्ट किया गया था, सर्टेनली आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके रीज़न है कुछ स्पेसिफिक। देखिए कोई भी दुकान हो, अगर वो सबके लिए अगर मिठाई बना रही है तो वो बेस्ट बनाएगी। तो जनरली जो ओपन टेस्ट होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो क्लास लेवल पे बनाए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड यूपीएससी का पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। सेकंड, जब मास स्टूडेंट्स के साथ आप बैठते हैं, उस एग्ज़ाम एनवायरनमेंट की फील लेते हैं, जो वो एग्ज़ाम में जो फील आती है कि हाँ यहाँ पे प्रेशर में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ 2 घंटे में, तो दैट इज़ समथिंग विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। करेक्ट, करेक्ट। आते हैं और एक कोर सब्जेक्ट दैट इज़ इकोनॉमी। तो शहनशाह सर, इकोनॉमी में अगेन कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा डर रहता है। प्रोबेबल टॉपिक्स क्या हैं अगर देखा जाए लास्ट फ्यू ईयर्स में? आपको क्या लगता है कि किस पर्टिकुलर पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एक स्टूडेंट को? मैम, इकोनॉमी अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथमेटिकल है इन नेचर। पर से इफ़ आई टॉक अबाउट द मेन टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी, इट्स इन्फ्लेशन इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड एट द मैक्रो लेवल इफ यू सी there has been an equal proportion in macro economy and Indian economy. In Indian economy, we traverse through the history of economy, pre-British and post-British era per se. And then in macroeconomics, we need to take care of the GDP, the monetary policy, the fiscal policy and the external sector, which has been a boost for all the students. If I talk about in past 10 years, there have been more than 40 questions from external sector only, more than 40 questions. And in order to ensure that you secure perfectly in your prelims, you must go through all the terms which are again and again repetitively coming up in newspaper, whether they are pointed out by RBI governor or whether they are pointed out by our political leaders which are at the economic level, whether finance minister or finance secretary. Those terms must be tackled. If I tell you a term like liquidity coverage ratio, it was mentioned, and then in the paper also the only thing which UPSC asked was that does the reserve ratio of RBI take care of the liquidity in market. So the concepts have to be done very well. You need to understand that it's a mathematical question. Without basic understanding you cannot score well. And where do we get the basic understanding at this point? Again 70 days, please remember that. अभी कहाँ अगर मुझे ढूंढना हो कहाँ मिलेगा? See, the shortest notes are in NCRTs always. And You just need to concise particular them. NCERT if I'm 11th and 12th. and उसके अगर मैंने वो कर लिया उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? Again, if I have revised Yes, that. NCRTs, they per se are very concise in nature. What you need to do is, in order to get more clarity, from the past 10 years, all the toppers take average of it, and you will see that everyone will tell you that Shriram's economy is the best. So you have the answer. Right. Now, apart from economy, one other subject that students have been scoring pretty well is science and tech. And जब हम बात करते हैं science and tech की बात करेंगे तो वहाँ पे I have again it's a highly scoring students who have have had the edge with the current affairs wala part. They are able to score well there. So let me come down to now Deepak sir. And Deepak sir, at this point of time, let's say I have not started with science and tech. Where do I begin? Ma'am, as you stated that you have not started, and before I answer what are the topics that you need to study, मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है प्रिपरेशन में. एंड जस्ट टू टेल यू, अगर आप क्वेश्चंस देखें किसी भी के, दीज आर द सब्जेक्ट, द क्वेश्चंस आर लो हैंगिंग फ्रूट इन द पेपर. That's where people score well. एग्जैक्टली मैम. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये टाइम है कि आपने करंट अफेयर्स में जितने भी साइंस एंड टेक के टॉपिक्स देखे हैं, बी इट इज़ फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, IT, बायोटेक्नोलॉजी,
इन सारे टॉपिक्स के जितने भी सवाल आपने न्यूज़ में देखे हैं जो अपीयर हुए हैं उनको बेसिक्स कर ले, बिकॉज व्हेन यू सी द क्वेश्चंस, अगर 2024 की बात करें एरियल मेटाजेनोमिक्स पे सवाल पूछे गए थे, तो सो इजी टू आंसर। अगर आप मेटाजेनोमिक्स जानते हो तो ईजिली यू कैन हैंडल द क्वेश्चन। तो इस तरह के सवाल आते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी से। इवन टेक्नोलॉजी अगर बात करें, द पार्ट ऑफ डीप फेक इज देयर। सो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, इफ़ यू आर एबल टू मेक थ्रू द बेसिक्स, तो आप आराम से उन सवालों को कर पाएंगे। और नंबर्स की अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो कहीं ना कहीं आप 8 से 10 सवाल ईजिली कवर कर पाएंगे विदाउट पुटिंग मच ऑफ योर एफर्ट्स। अगर आपने एंशिएंट नहीं पढ़ा है, मेडिवल नहीं पढ़ा है, तो ट्राई टू कंपनसेट दैट पार्ट फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो बेसिक साइंस है। If you look at the part जहाँ पे बायोलॉजी और एनिमल डाइवर्सिटी का पार्ट है, यूपीएससी हैज़ बीन फोकसिंग ऑन दैट। कई बार क्लासिफिकेशन या कौन से एनिमल किस पर्टिकुलर डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, इस तरह के बेसिक सवाल भी यूपीएससी पूछ रही है। एंड इवन टू ऐड ऑन दैट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन दिस पार्ट एज वेल, बिकॉज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज अ कॉमन स्क्रीनिंग फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज। सो देयर हैज़ बीन सब्सटैंशियल रोल जहाँ पे इन्वायरमेंट से भी सवाल आए हैं। तो इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी पुट टुगेदर, टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि आप उसको मिला करके देखिए, सेपरेटली बहुत ज़्यादा ना करें। इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट जहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, एंड नन लेस देन 8 to 10 क्वेश्चंस। कहाँ से? हाँ, वेयर टू डू, करंट अफेयर्स द वन सोर्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुड बी द करंट अफेयर। अगर आप बेसिक स्टैटिक्स की बात करें, एनसीईआरटी, अगेन यू हैव यूनिट 5 इन एनसीईआरटी जो कि इकोलॉजी का टॉपिक्स है, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। फॉर बेसिक बायोलॉजी क्लास 11th की एनिमल डाइवर्सिटी है, आप वो पढ़ सकते हैं। अगेन एनसीईआरटी फॉर 11th एंड 12th विल सफाइज द रिक्वायरमेंट, आप वहाँ से बेसिक कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजी पार्ट इज समथिंग, करंट अफेयर में जो भी चीज़ें अपेयर हुई हैं उनको आप पढ़ ले, बेसिक स्टम्प पढ़ ले, मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कर ले, यू आर गुड टू गो। Ma'am, I would just like to add in science technology part that what we have seen in UPSC questions which come is that they try to confuse through heavy words and long sentences. True. Okay, in science, it's a very simple concept. Once a student reads it, okay, completely with a peaceful mind, then he'll be able to understand, or she'll be able to understand the whole concept. Deepak said exactly right. Concepts are very easy, but what UPSC does is they just use long sentences to confuse or to bring some fear into the particular student. I think that is the right thing, because कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके प्रति इतना डर बैठा रखा है ना, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको एकदम मतलब देख इग्नोर कि भाई ठीक है ये तो बच्चा करेगा ही। Yes. साइंस एंड टेक हैज बिकम इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ दिस फियर, राइट? एंड ये हुआ एक्चुअली लार्जर स्केल में होता है करंट अफेयर्स को लेके, पर उस पर बाद में बात करेंगे। पहले और एक कोर सब्जेक्ट पे आते हैं, ज्योग्राफी को लेके। तो शहनशाह सर, ज्योग्राफी के लिए सोर्सेज क्या हैं at this point of time? Again मैं बोल रही हूँ, बड़ी किताबें नहीं। Yes, no big sources, no need to worry about the 600-page booklets or books. You can go through only 2 things. First, NCERTs, again the very concise notes. In the NCERTs, stick to physical part. In the human part, choose the particular topic like migration, transport and economy, geo-economic part. Rest, leave it. Or you can just afford to skim through it if you are at the crunch of time. Further, after that you must revise the Aadhaar booklet, because that has its crisp nature, that has the shortest tabular format, which we have been ensuring in it, that you cannot just you just don't need to revise the concepts, you need to also understand them through imagination. Because geography, whenever I teach, I say that it's the subject of imagination. You need to understand that how meander is actually forming, and that how is it doing the lateral erosion, and where is the deposition actually happening. Then only you will be able to understand that how UPSC is playing in the question. You know, so you basically have to understand the concepts and then come down to the questions, but that is true for almost everything. Every subject. Haan. But how to do it easily? 2 things. First step, NCERT. Second step, Aadhaar booklet. So now coming in, some important topics that one should focus right now, if you can just list out. Yes, geography, make sure that you have basics clear. Again, geomorphology, the oceanography, and particularly you must focus and have an equal weightage for Indian geography, because the physical part of it, the rivers, the landforms, features, landscapes, everything has been asked by UPSC. Right. Like, you cannot just afford to even miss a tributary of a river, because that is how it asks.
the major river of ours in north, Ganga, its tributaries in the chronological order and in the directional order were asked in 2024 itself. So That's true. you But must. if you know, because I was analyzing the previous year questions while doing places in news, I saw that there's a trend in asking tributaries. I saw there's a trend in asking particular domestic places in news as well. So how important is mapping particularly? Because again, from the international perspective, last 3 years, there have been 5 questions. Yes. Like conflicts aa gaya, ya koi Antarctica pe aa gaya, Arctic pe aa gaya. So there has been a trend for this. From the domestic Indian side, how much importance would it have? See, again, domestic, as I said, geography is about knowing your surroundings, knowing your own land, knowing your own India. If you do not know where Godavari lies, then how will you answer that it is Dakshin Ganga? Right, so, okay, per so, se. How will you understand the conflict of the KG Basin? You won't be able to if you don't know where it lies or where it is. Then if you talk about the international aspect of it, you must understand that where are the countries, where are the continents, which area of that continent is more prosper in economic perspective, where are the cold currents lying, then only you will be able to understand that where should be this location. Then you will understand where the Kurdistan is and where the Kurds are, Okay, and how that's to answer a valid, that question. valid point to make. Right. With Kurdistan, let me come down to current affairs, right? Because it's all over the news about Kurds and Alawites. So let me come down to current affairs, which is the most, again, hua hai. I hope you agree with me. But how difficult is it at this juncture to cover current affairs? Again, it depends. Are. So basically, if you have read newspaper throughout your year-long preparation, it will be quite easy for you to cover the current affairs through compilations. Okay, so people directly jump to the compilations. This is how we move forward. But if you have not read the newspaper, you have not gone through any compilations, and you directly start reading current affairs right now, then the concern will be like कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. तो I always suggest जब भी मुश्किल में आए तो प्रायोरिटाइजेशन फिलोसफी है अपनी वो डिसाइड कर लें. तो पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, दिस इज समथिंग दैट यू शुड मूव फॉरवर्ड. पहले ये 4 करंट अफेयर्स हमको कवर कर लेने हैं, उसके बाद आप जाइए डिफेंस पे. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 1-2 आएंगे. और जब आप ये 4 एक्चुअली करंट अफेयर्स करेंगे तो करंट अफेयर्स इज नॉट अबाउट एक्चुअली करंट अफेयर्स, इट्स अबाउट what to prepare in the static as well. क्योंकि लास्ट अगर 4 years के हम देखेंगे, अभी मयंक सर ने बात भी की, जैसे डिलिमिटेशन का क्वेश्चन आया, स्टैटिक क्वेश्चन था, बट वो न्यूज करंट में थी इसलिए स्टैटिक क्वेश्चन बना. तो करंट अफेयर्स आपको स्टैटिक पोर्शन प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर रहा है आजकल. तो प्रेजेंटली आपको जब डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स से, तो पहले वो सब्जेक्ट्स कवर करिए जो आपका स्टैटिक भी साथ के साथ कवर करवा देगा. क्योंकि विदाउट स्टैटिक के बेस के यू कैन नॉट मेक श्योर कि करंट अफेयर्स उस पर स्टे करेगा. तो करंट अफेयर्स के लिए पहले 4 अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्टैटिक में हेल्प करेगा वो करिए. सेकेंड, जो लोग रेगुलर न्यूज़पेपर के साथ हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है काम. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई कंडक्ट माई इंडियन एक्सप्रेस सेशंस इन द मॉर्निंग, मैं वहाँ पे साथ के साथ बताता रहता हूँ कि यूपीएससी यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना सकता है. ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंफ्यूज कर सकता है. तो बेसिकली करंट अफेयर्स इज मोर अबाउट हाउ यू अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशन. क्योंकि ये पीएससीज की तरह या बैंकिंग एग्जाम्स की तरह क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी कैपिटल क्या है या ये समिट में क्या हुआ है. इट विल बी मोर और लेस एप्लीकेशन. सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर द करंट. एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर करंट अफेयर्स? अगेन, हम क्या सिर्फ 1 साल ही देख रहे हैं, लास्ट 1 साल, या हम उससे ज़्यादा देख रहे हैं? क्योंकि अगेन उस पर डिपेंड करेगा करंट अफेयर्स कितना प्रिपेयर कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो अगेन इट डिपेंड्स. फर्स्ट आप इसको लेके चलिए माइलस्टोन्स की तरफ. पहला माइलस्टोन होना चाहिए आपका 1 ईयर कवर करिए. फॉर एग्जांपल मई में एग्जामिनेशन है तो अप्रैल टू अप्रैल फर्स्ट आप कोशिश करिए अप्रैल टू अप्रैल कर लीजिए. अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचा है, आप उस टाइम फ्रेम में है अपनी प्रिपरेशन की कि उसको बढ़ाया जा सकता है, तो यू कैन गो अप टू 18 months. सो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम फ्रेम आप अप्रैल से मार्च जा सकते हैं प्रीवियस ईयर के, जनवरी, फेब,
December, November, it depends. Not more than that. This is how you should move forward. Now, the last question that I want to come with for current affairs is that whenever we talk about it, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है सोर्सेज का. आपने सही कहा कि भाई मैं इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू अगर आप पूरा पढ़ रहे हो साल भर तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ता इतना सोर्सेज पे डिपेंड. बट मार्केट में वी आर फ्लडेड विद सोर्सेज एंड फ्रॉम February ऑनवर्ड्स हर बच्चा बुक शॉप में जाता है ORN में करंट अफेयर्स का क्या है एंड हर इंस्टीट्यूशन का दे स्टार्ट लुकिंग एंड वहीं पे डर बैठता है. हाउ डू वी टैकल दिस फियर ऑफ प्लेंटी एंड वेयर डू आई गो टू, एक सोर्स जहां पे हम जाएं. ओके, सो फियर ऑफ प्लेंटी का तो सबसे अच्छा तरीका ये है, जो सब कर रहे हैं वो आप भी कर लो. क्योंकि होता है कि करंट अफेयर्स में ही मोर देन एन नंबर ऑफ चीज़ें आती हैं. या तो ये एक अप्रोच होगी, जो सब आप कर रहे हैं वो भी आप कर लो. आप मार्केट में बुक लेने जा रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा बुकलेट बिक रही है वो आप भी खरीद लीजिए, सिंपल. तो आपको सॉर्टेड रहना जरूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स में रिवीजन ज़्यादा मैटर करता है. सेकंड, अगर आप लोग नया फॉर्मेट पूछेंगे तो मैं यहाँ पे वीकली डाइजेस्ट जो हम लोग ला रहे हैं या हमारी जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन है, तो उसमें कुछ चीज़ें हमने मार्केट से अलग की हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीकली डाइजेस्ट देखेंगे वो बहुत क्रिस्प है और उसकी क्रिस्पनेस से रिवीजन ईजी हो रही है. अब क्रिस्पनेस पे मेरा फोकस इसलिए है क्योंकि मार्केट में जैसा आपने बोला कि सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, तो सोर्सेज की लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ सब बढ़ते जा रहा है. करेक्ट. और वो हैवी होते जा रहे हैं. जो करंट अफेयर्स मैगजीन आज से कुछ सालों पहले 80-90 पेजेस में खत्म हो जाती थी, अब वो 150 to 160 पेजेस में जाने लगी है. वो होने लगा अभी तो. एंड मतलब अगेन स्टूडेंट हैज टू डाइजेस्ट दैट कंटेंट. Exactly. वही टाइम नहीं मिल रहा है. एग्जैक्टली. और जब आप उसकी एक रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो करंट अफेयर्स बुकलेट्स की कम से कम 3 रीडिंग आपको लेके जानी पड़ेंगी. उसके बाद आप सोच सकते हैं कि पेपर में अगर क्वेश्चन फंसा तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे, वरना इशू है. तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो भी आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग, अगर आपने रेगुलर पढ़ रखा है तो डोंट गो फॉर हैवी बुकलेट्स रादर देन गो फॉर द क्रिस्प्स. अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो किसी भी एक बुकलेट पे स्टिक कर सकते हैं. यू कैन रिलाई ऑन अस फॉर द वीकली डाइजेस्ट, मंथली मैगजीन. इफ यू आर फॉलोइंग अस, it's completely reliable. That's what I will suggest. Let me come down to the last fear, CSAT. एक ऐसा पेपर होता है, सबको पता है क्वालिफाइंग है, बट सबसे ज़्यादा डर उसी से आता है क्योंकि आर या पार उसी पे डिपेंड करता है. तो आते हैं अभी CSAT पे फोकस करते हुए. तो मयंक सर, CSAT एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? 80 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं. 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करिए, मतलब आधे घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने. सबसे सरल 20 क्वेश्चन ढूंढ के कर दीजिए. अगर आपने आधे घंटे में सबसे सरल 20 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, सिचुएशनल एक्सीलेंस वाली बात है. अगर आप एक क्वेश्चन में ईगो लेके बैठ गए कि ये क्वेश्चन मेरा मैथ्स अच्छा है, ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपके 10 मिनट वहीं निकल जाएंगे. सो सर्च फॉर दोज क्वेश्चन. और इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट यू लुक द पेपर, सी दैट माई एग्जाम इज स्टार्टिंग एट लेट्स से 2 o'clock. Till 2:30 I have to complete 20 easiest question which I know. आपके 20 क्वेश्चन आधे घंटे में हुए, फिर नेक्स्ट 20 को टारगेट करिए, 1 घंटे में आपका कट ऑफ पार. That makes sense again. देखिए, CSAT टफ हो रहा है, ऑफ कोर्स टफ हो रहा है. 80 के 80 क्वेश्चन टफ नहीं हो रहे हैं, है ना. थोड़े कुछ क्वेश्चन का प्रपोर्शन बढ़ रहा है, टफ हो रहा है, थोड़ा मैथमेटिक्स और ट्रिकी हो रहा है, सब हो रहा है. बट उसी 80 क्वेश्चन में से आपके लिए 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन ना होने के बावजूद भी आप कर लेंगे. हाँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बट आई थिंक दैट सिचुएशनल एक्सीलेंस और उस सिचुएशनल एक्सीलेंस का प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको थोड़ा मेथोडोलॉजी अपनाना पड़ेगी. मेथोडोलॉजी सिंपल है. क्वेश्चंस को डिवाइड करिए. 80 क्वेश्चन है, 4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं. आधे घंटे में 20 क्वेश्चन का एक स्लॉट बन जाता है. आपने 2 स्लॉट जैसे ही ख़त्म करें, दूसरे स्लॉट में 20 ना भी हो पाए तो 15 हो जाएं, तीसरे स्लॉट में फिर से 10 हो गए, स्टिल आप 100 मार्क्स से ऊपर चले जाएंगे. आपको चाहिए 66, 67. Ma'am, I would like to add something with Mayank sir, what Mayank sir is telling. See, regarding CSAT, people have been facing lot of issues in last 3-4 years. 24 का तब भी ठीक था, उसके पहले तो ठीक है. Let's not go to the अच्छा हुआ अटेम्प्ट खत्म हो गया. Let's not go to the dark path. उसके बारे में बस ये बनता है. The thing is, there are 2 sets of people who that we can divide people, students who give exam, of course, but in case of CSAT, how their mentality goes. Okay, there is one lot who are very confident about it. Okay, they don't read it at all. And there's another lot like Gutkesh, right? And then there is another lot
who think कि we'll never be able to do it. ठीक है, ठीक है. So the problem is the first lot shouldn't be that overconfident. Okay, because this overconfidence costed them in 23, 22, 21. Okay, and जहाँ तक दूसरे lot की बात है, they should stick to practicing. Okay, what they do is that चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे तैयारी करने लग गए हैं, तो दे ट्राई टू रेप्लिकेट व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है, गलत तो वो भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके लिए तो सुसाइडल है ये एज फार एज एग्जाम गोज. ओके, सो द थिंग इज कि उनको अपनी स्ट्रैटेजी को अलाइन करना ज़रूरी है. और जहाँ तक सीसेट का सवाल है, मैथ से क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हो गया. Even if you find yourself really very uncomfortable in maths questions or reasoning questions or these kind of questions, जो English comprehension का part है, at least उसकी practice वो लोग लगातार कर सकते हैं. ठीक है, through various tests and all, on Sunday they can give it. They have a lot of previous year questions they can solve, or the questions of 23, 20, 21. Okay, if they are able to solve that even now, then they'll be able to solve the paper in the actual exam. तो ये स्ट्रेटजी को अलाइन करना, अपनी रियलिटी चेक हमेशा उसमें रहना, ये बहुत ज़रूरी है सीसेट के केस में. टेस्ट सीरीज भी इसमें बहुत ज़रूरी है. नहीं, तो यहाँ पे मैं आना चाहती हूँ अमन सर एज वेल एज मयंक सर एंड उत्कर्ष सर, ये आपके लिए भी है. एक ज़माना था जहाँ पे आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को फोकस कर सकते थे और मैथ्स को पूरी तरह इग्नोर कर सकते थे, राइट? तो यहाँ पे दो सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स का तब अलाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त था कि भाई अंग्रेजी करेंगे, मैथ्स को छोड़ेंगे. बट वो चीज़ धीरे धीरे यूपीएससी डाइल्यूट कर रहा है और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये सोच के कि भाई जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वी नीड समबडी विद दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट इन आवर एप्टीट्यूड इन दी सर्विसेज. नाउ दिस इज अगेन बहुत बार रिक्वेस्ट है, केसेस हुई हैं, पिटिशन गई है कि भाई थोड़ा सा ये गलत हो रहा है एक सेट ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ. बट द आंसर हैज ऑलवेज बीन दैट कि भाई ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. विद दैट थॉट प्रोसेस वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि सीसैट कभी इजी होने वाला है. इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में आज के दिन कितने टेस्ट मुझे करने चाहिए, एंड आई एम सेइंग फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, जो मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है, या कोई सोर्स है जहां पे मैं जाके आई कीप डूइंग समथिंग विद इट. एंड दिस इज एन ओपन क्वेश्चन दैट आई वुड वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू. कॉमन सोर्स टू CSAT. These are previous year questions, CSAT questions, they are enough, because even a particular aspirant is solving the previous year questions, 5 questions, 5 comprehensions or 2-3 comprehensions every day. See, regarding the GS part, what happens, they read it whole year. Okay, so while they read it whole year, they go through it whole year. What happens, even if they have been a bit lacking or slacking in its revision, they can take it up in last 5 minutes, 2 to 3 months, which they are going to do anyway. But in CSAT what happens, abhi tak they were not doing anything. So now every day they need to, just before going to sleep, in last 1.5 hour or 2 hours, they can just attempt one particular question, see whether what the answer is coming. Answer is quite open because UPSC की भी कीज आ चुकी हैं, 23 की तो आ ही चुकी हैं, उसके थ्रू आंसर कंफर्म कर लिया, नहीं तो बाकी सोर्सेज पे इंटरनेट पे देख लिया. उसके अलावा ये बहुत अच्छा टाइम है कहीं पर भी सीसेट का कोर्स लगाने के लिए, फॉर टेस्ट सीरीज एटलीस्ट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल दे विल सॉल्व क्वेश्चंस राइट नाउ, आई एम प्रीटी श्योर यूपीएससी स्टैंड कैन चेंज इन 25 ऑल्सो, because the moment they get to know that people are getting complacent about CSAT paper, they start making it, they toughen it. That's what they did earlier also. So this is one thing. And I would like to add one more thing apart from CSAT, ma'am, regarding economics, which Shansha sir was just telling. Survey. Survey is very important thing. उसके जो terms हैं वो भी बहुत important है, because how UPSC approaches economy is through what is the Indian economy part, what was the status of Indian economy last 1 year. उसका पूरा जो है ऑफिशियल स्टैंड वो हमारा सर्वे ही है. तो वहाँ पर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो बन पाते हैं. तो वो एक पॉइंट है विच वुड आई लाइक टू ओपन अप फॉर एस्पिरेंट्स. राइट, थैंक यू सो मच. सो एट दी एक अगर हम कॉमन थ्रेड पकड़ रहे हैं पूरे सेशन में, वो है टेस्ट्स. जितना आप टेस्ट्स को अटेम्प्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, यू विल फाइंड वेयर दी वीक स्पॉट इज, एंड दैट इज व्हेन अभी जो 70 दिन है यू कैन मेक इट काउंट. I would like to, wrap up this session. वैसे ये सेशन में काफ़ी चीज़ें हम बात कर सकते हैं further on as well, but जो एक चीज़ मैं टच करना चाहती हूँ वो है मेंटरशिप को लेके. At this point of time, दीपक सर, as a senior mentor,
how does mentorship help? अगर कोई बच्चा at this point of time requires certain hand holding, how does mentorship fix into this? मैम दिस इज़ द टाइम जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लास्ट 70 डेज़ है सर, क्या पढ़े क्या छोड़े। उनकी प्रिपरेशन कोई एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं हुआ तो मेरा अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सो मेंटोरशिप गाइड्स यू कि जो चीज़ें छूटी हुई है उसमें क्या वाकई कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आप और अच्छे से कर सकते हैं, यू कैन स्ट्रेंथन इट अप। और उसके बाद में टेस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो द डिस्कशन इज़ देयर। उसके बाद बच्चा मिलने के लिए आता है कि सर मेरे टेस्ट में इस तरह की परफॉर्मेंस रही है, तो जहाँ पे इंप्रूवमेंट की स्कोप है उसको बताते हैं कि आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है मैम फियर फैक्टर जो इस टाइम पे है उसको कम करना, अपने आप को कंट्रोल रखना, एंड टू वर्क ऑन द 5 स्टैटिक सब्जेक्ट। प्रीलिम्स में आपको ये देखना होगा कि 5 स्टैटिक सब्जेक्ट आपने किए हुए हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये आपके अगर अच्छे हैं तो यू आर गुड टू गो, जहाँ पे आप सेफली 100 के आसपास रह पाएंगे। तो वी गाइड इन अ वे कि पहले आप स्टैटिक को कंफर्म करें। करंट अफेयर विल ऑलवेज बी कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट एस्पिरेंट ऐसा नहीं है जो करंट अफेयर ना पढ़ रहा होगा, तो इट विल बी ऑलवेज बी आइसिंग ऑन द केक फॉर द एग्जामिनेशन। तो मैम कोशिश ये होती है कि सही तरीके से एक टेलर्ड मेड उनको स्ट्रैटेजी बताई जाए। वन साइज फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट मेंटोरशिप में कभी भी नहीं रहा है। सो वी टेक केयर कि हर एक इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मेंटोरशिप की सपोर्ट दी जाए। थैंक यू दीपक सर। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का यही जंक्चर होता है, वो डाउट करने लगते हैं क्या ये अटेम्प्ट दें या ना दें, क्योंकि उनको डाउट होता है कि वो प्रिपेयर करें हैं प्रॉपरली कि नहीं। एंड ऑल ऑफ दिस क्रिएट्स दैट द फियर कम्स इन कि यार इस वाले छोड़ देते, अगले साल अच्छे से करेंगे। और वही चीज़ मैं आप लोगों को, इफ़ यू वांट टू टॉक, वी आर अवेलेबल इन द लिंक गिवन बिलो। जस्ट कनेक्ट विद एनी ऑफ अस एंड वी आर देयर टू हेल्प। आपकी सिचुएशन को समझेंगे, उसके बाद हम आपको मेंटर करेंगे कि क्या सही रहेगा आपके लिए। आई होप दिस सेशन हैज बेनिफिटेड ऑल ऑफ यू। With this, we'll take a wrap up. Thank you so much for joining us. Till the next time. Bye.